जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, प्रमुख विशेषता नगर नियोजन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक जीवन या जो क्या बोलते हैं शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला, राजनीतिक जीवन या शासन व्यवस्था। स्टुअर्ट पिगट महोदय। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला था जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला। ठीक, तो कुछ विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने मतलब अपना अपना मत प्रकट किया कुछ चीजों को देख करके कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो आइए उनके बारे में जानते हैं किसने किस प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में बताया। तो सबसे पहले देखते हैं स्टुअर्ट पिगट महोदय। इन्होंने कहा कि पुरोहित वर्ग का अधिकार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर किसका अधिकार था? पुरोहित वर्ग का था। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता पे जो शासन किया जाता था वो पुरोहित वर्ग के द्वारा किया जाता था। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। वो विशाल स्नानागार वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। उसी के आधार पर स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का क्या था? अधिकार था। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार व्यापारिक वर्ग का अधिकार। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर व्यापारिक वर्ग का अधिकार था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। वो युद्ध में रुचि नहीं रखते थे। यदि युद्ध में रुचि रखते तो फिर वो उनके पास हथियार होते, औजार होते। उनका कभी कोई साक्षी नहीं मिला और वो अपने क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और ये साक्ष्य जरूर मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो इसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता पर जो भी अधिकार था वो व्यापारिक वर्ग का था। फिर तीसरा हम देखते हैं मैके महोदय। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधि शासक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रतिनिधि शासक के द्वारा शासन किया जाता था। यानी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती थी और वो प्रतिनिधि उस पर शासन करता था। ठीक, हंटर महोदय ने जनतंत्रात्मक शासन के बारे में बताया। हंटर महोदय ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता था। ये तीनों एक ही समान है बट थोड़ा थोड़ा अंतर है इन तीनों में, समझते हैं। जनतंत्रात्मक इन्होंने इसलिए कहा कि जो वहां पे नगर नियोजन जो था वो जनतंत्रात्मक तरीके से नगर नियोजन का निर्माण किया गया था। जैसे कि वहां पे नगरों को स्वच्छ मतलब साफ सुथरा रखा जाता था, स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये सब मतलब एक जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ज्यादा उपयुक्त बैठता है। और ये जैसे कि और कोई शासन व्यवस्था तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जनतंत्रात्मक व्यवस्था में ध्यान दिया जाता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने कहा था। फिर हम देखते हैं हुइलर महोदय। हुइलर महोदय ने भी जनतंत्रात्मक शासन की बात की, लेकिन इन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन, यानी एकदम उच्च वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन नहीं, मध्यम वर्गीय। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे नगर पालिका आजकल की होती है वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आती है, और जैसे केंद्र सरकार हो गया ये उच्च वर्ग के अंतर्गत आता है शासन व्यवस्था में। तो मध्यम वर्ग यानी नगर पालिका के रूप में वहां पर कोई शासन मतलब एक संस्था हुआ करती थी और उसी के माध्यम से उस नगर पर शासन व्यवस्था संचालित होती थी और नगरों में साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता था। क्योंकि वहां पे जो नगर का निर्माण किया गया है वो एकदम नियोजित तरीके से किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया एकदम, मतलब वो समकोण पर काटते हैं। फिर घरों के जो जल की व्यवस्था है उसको बाहर मतलब जल निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था मतलब बनाई गई थी। और भी चीजें हैं। तो इन सभी के आधार पे इन्होंने बताया, अपने अपना 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 मत दिया। लेकिन हम किसी का मत मतलब एक्सेप्ट नहीं ऐसे कर सकते हैं, पूर्ण तरीके से नहीं मान सकते हैं कि ये मतलब जो बता रहे हैं वो सही है। सब अपने अपने कुछ ना कुछ अनुभव करके ही बोले हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। लेकिन छोड़ो, कोई भी शासन व्यवस्था थी, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, लेकिन वहां के लोग जो थे वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही शांति थी सिंधु घाटी सभ्यता में।
तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था रही होगी, लेकिन वह एकदम उच्च कोटि की शासन व्यवस्था रही होगी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मातृसत्तात्मक समाज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था, यानी वहां माताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था पिता की अपेक्षा, या महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था पुरुषों की अपेक्षा। ठीक, और हम ये देखते हैं कि जो समाज था वो कई वर्ग में बटा था। कई वर्ग नहीं, मतलब मुख्य रूप से 2 वर्ग में बटा था। बाद में विद्वानों ने उसको सरल और सरलतम बनाने के लिए 4 वर्ग में विभाजित कर दिया। जैसे कि पहले 2 वर्ग कौन कौन से थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर और वैद्य, ये सभी लोग आते थे उच्च वर्ग में। और निम्न वर्ग में कृषि व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, मल्लाह, ये आते थे निम्न वर्ग में। मतलब पुजारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, ज्योतिषी हो गए, जादूगर हो गए, वैद्य हो गए, ये लोग आते थे उच्च वर्ग में। और बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, कोई शिल्प का मतलब शिल्पकार है या व्यवसायी है, वो सब निम्न वर्ग में आते थे। लेकिन विद्वानों ने इन दोनों वर्गों को सरलतम तरीके से मतलब जानकारी हासिल करने के लिए इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमजीवी। विद्वान वर्ग में पुजारी आते थे, योद्धा वर्ग में जो लड़ाई वड़ाई का काम करते थे, व्यापार में जो व्यापार का काम करते थे, और श्रमजीवी में जो शिल्पकार और श्रमिक थे, यानी जैसे कुम्हार और बढ़ई, ये सब हो गए, फिर किसान हो गए, ये सब आते थे श्रमजीवी में। ठीक, अब हम देखते हैं कि समाज की अन्य विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। शाकाहारी मांसाहारी भोजन। सिंधु घाटी के लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। ठीक, स्त्रियां जूड़ा तथा पुरुष लंबे बाल व दाढ़ी रखते थे। स्त्रियां क्या करती थी, स्त्रियां जूड़ा रखती हैं, जैसे आजकल की स्त्रियां जूड़ा रखती हैं ना, वैसे 5000 साल पहले की, 4500 वर्ष पहले की स्त्रियां भी जूड़ा रखती थी। जैसे आजकल पुरुष लंबे बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वैसे ही 5000 साल पहले पुरुष लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे। आभूषण के शौकीन, कंठ, हार, कर्णफूल, अंगूठी, करधनी, ये आभूषण के भी शौकीन थे। कंठहार मतलब ये गले में यहाँ पे पहनने वाले माला, जो आजकल माला नहीं होता, हार नहीं होता, वो लोग पहनते थे। इसके कड़ फूल मतलब कान में फूल, फूल के ऐसे माला वाला बना करके इसका भी प्रयोग करते थे। अंगूठी, अंगूठी जो हाथ में पहना जाता है, अंगूठी पहनते थे। करधनी यानी जो कमर में पहना जाता है ना, करधनी, उसको करधनी मतलब वो धागा की तरह होता है ऐसे, उसको करधनी बोलते हैं। वो ये लोग प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। फिर श्रृंगार के शौकीन, अरे यार ये तो श्रृंगार तो कोई भी काल हो, हर काल में श्रृंगार श्रृंगार होता ही रहता है। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर का प्रयोग, चनहुदड़ो से लिपस्टिक, यानी मोहनजोदड़ो की जो नारियां थी वो काजल का प्रयोग करती थी, आंखों में जो काजल लगाया जाता है, और पाउडर, काजल लगाती थी, पाउडर का प्रयोग करते थे। वाह यार, चनहुदड़ो से लिपस्टिक, ये लो भाई लिपस्टिक मतलब स्त्रियां बहुत पहले से ही बहुत आ गई इन सब चीजों में। हाँ, अपना भाई क्या कहते हैं परंपरा है, क्यों छोड़ें, जरूर नहीं छोड़ना चाहिए यार। तो मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर का प्रयोग करती थी, और चनहुदड़ो से लिपस्टिक। हमने बताया था जब चनहुदड़ो के बारे में यहाँ से कौन सी वस्तु मिली थी, तो वहां पे लिपस्टिक मैंने लिखाया था, तो वहां से लिपस्टिक मिला था जो यहाँ पर लगाया जाता होठ में। फिर 5वां देखते हैं आभूषण। इनका जो आभूषण होता था वो किससे बनता था, इनका आभूषण जो बनता था वो बहुमूल्य पत्थर से बनता था, हाथी दांत से बनता था, हड्डी एवं शंख के बने होते थे। इनका जो मतलब वो होता था, क्या कहते हैं, आभूषण, वो हाथी के दांत का बना होता था। कुछ पत्थर होते थे बहुमूल्य, मतलब बहुत ही कीमत वाले होते थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते, उच्च क्वालिटी के होते थे। उनके उनके द्वारा उनका आभूषण बनाया जाता था। ठीक, और साथ ही शंखों के छोटे छोटे शंख का प्रयोग करके वो बनाए जाते थे। सिर्फ हड्डी का भी उसमें प्रयोग किया जाता था। फिर आमोद प्रमोद के प्रेमी, यानी समाज यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। ठीक, नृत्य भी मनोरंजन का साधन था, और डांस भी मनोरंजन का क्या था, साधन था।
ये तो हमने बताया था कि वहां से, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ये मैंने आपको बताया था जब इसके पहले वाले वीडियो में मैं जब पढ़ा रहा था किस नगर से कौन सी वस्तु मिली, तो वहां पे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। यानी नृत्य, वो लोग नृत्य भी, उनका नृत्य भी मनोरंजन का एक साधन था। ठीक, तो हम लोग समझ गए राजनीतिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, सांस्कृतिक जीवन क्या है। अब इसके बाद बचा है आर्थिक जीवन, व्यापारी, और इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी, बस दो। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, दो और वीडियो है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।